वेलकम फ्रेंड, मैं हूं आपका ट्रेडिंग बड़ी हिमांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस काम करता है या नहीं करता है। इसके बेस पे हम ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है और कुछ आपने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको भी देखा होगा, वो भी आपको ऐसा गुमराह करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करता है। और आप देखोगे तो ऐसे आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुंह से सुना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल काम नहीं करता है, जबकि उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, फिर भी वो ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग का बोलना है कि टेक्निकल एनालिसिस की तो पुंगी हो जाती है, ये वो मतलब कुछ भी, मतलब हद हो गई। तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे क्या उसको हम कैसे इफेक्टिव ढंग से यूज कर सकते हैं और वो काम करता है कि नहीं करता। ऑब्वियसली इस टॉपिक पे बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस। तो किसी भी स्टॉक का जो प्राइस दिखाता है ना, तो प्राइस में दो चीज होती है, एक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक उसकी स्पेकुलेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि मतलब उसके फंडामेंटल के हिसाब से एक इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड किया जाता है। इसके भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसा नहीं कि फिक्स यही होगी, किसी स्टॉक की अलग अलग हो सकती है, तो उसके अलग अलग मेथड है, ठीक है। और स्पेकुलेटिव जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारे इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे, उनके सेंटिमेंट्स को दिखाती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो प्राइस होता है इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी, तो स्पेकुलेटिव वैल्यू अगर स्ट्रीट या फिर क्या कहते हैं मार्केट अगर उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है चाहिए, तो होगा क्या कि जो उसकी प्राइस होगा स्टॉक है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि यहाँ से मार्केट स्टॉक में ज्यादा फॉल हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी प्राइस होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होगा। तो उसमें क्या होगी, जो स्पेकुलेटिव वैल्यू होगी उसकी माइनस में होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि वहां पे लोग सेल कर रहे होंगे, ठीक है। ये इन्वेस्टर और ट्रेडर के सेंटीमेंट को दिखाता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो लगातार चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव वैल्यू होती है ये तुरंत तुरंत चेंज होती है, ठीक है। छोटे छोटे इवेंट्स पे भी चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट बहुत जल्दी चेंज हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे ट्रेडिंग होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, मतलब नामुमकिन टाइप का ही है। क्योंकि हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हो, आप मतलब 10 साल 20 साल के ओरिजिन में देख रहे हो, अगर 5 साल 10 साल के देख रहे हो, तो आपको ये काम आ सकता है इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमें उस समय क्या होता है कि मार्केट जो होती है ना, अगर 20 साल का किसी का चार्ट देखा जाए कहीं का भी, तो वो अपने फंडामेंटल के हिसाब से ही चलती है। तो जैसे जिस हिसाब से अगर कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस है, तो जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट ग्रो किए होंगे, उसके स्टॉक के प्राइस भी उसी हिसाब से ग्रो किए होंगे। आप ये ध्यान देना। तो पहली चीज ये समझ में आ गई। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको सेंटीमेंट के बारे में जानना चाहिए। तो सेंटीमेंट के बारे में जानने के लिए ही हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। पहली चीज ये क्लियर हुई। तो टेक्निकल एनालिसिस का क्या पर्पज है कि पहले हम उसे मार्केट में जो सेंटीमेंट है उसको हम गेज कर पाए, ठीक है। तो उसको गेज करने के लिए क्या होता है कि जैसे आप कैंडल्स को देख लो, आप सिंपल सी कैंडल को देख रहे हो, तो अगर इस कैंडल को देखो तो आप इसको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे इस इस पॉइंट पे सेलर्स हावी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या पता चला कि यहाँ पे सेलर्स का एरिया है और इधर नीचे बायर्स का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखा, यहाँ पे देखो ये जो विक्स है, विक्स क्या दिखा रही है, यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड देखने को मिला है। तो ये हमारा एक बायर्स का एरिया हो गया, ये हमारा सेलिंग का जोन हो गया। अगर इससे पिछले साइड में देखोगे तो यहाँ पे पहले भी सेलिंग शुरू हुई है, यहाँ से ही सेलिंग शुरू हुई थी और काफी अच्छी हुई थी। तो अभी दोबारा उस प्राइस पे पहुंच चुका है, तो वहां से चांसेस है कि सेलिंग शुरू होगी। तो ये हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से हम सेंटीमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर या ट्रेडर का सेंटीमेंट कैसा रह सकता है। या तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी यहाँ से, या तो वहां से फ्रेश सेलिंग शुरू होगी, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि वो काम कैसे करता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हम जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो हम उसके हिसाब से डिराइव कर लेते हैं कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ पता है, तो उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि आगे आने वाला टाइम में क्या हो सकता है। अब एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। मान लिया इस प्राइस पे यहाँ पे किसी ने कोई ट्रेड लिया है, ठीक है। अब वो बाई का ट्रेड हो सकता है, सेल का ट्रेड हो सकता है। मान लेते हैं हम बाई का ट्रेड है। अगर ये बाई का ट्रेड है, ठीक है, तो स्टॉक प्राइस अगर ऊपर जा रहा तो ठीक है। और उसके बारे में हम बात करेंगे, दो ही कंडीशन होगी, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो नीचे जा रहा है तो आप इस बेस पे, खाली अपने फंडामेंटल के बेस पे यहाँ पे क्या करोगे। अब ये कंडीशन में क्या होगा, ये आपका बाइंग प्राइस है, अब प्राइस उसके नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर आपका लॉस बढ़ता जा रहा है तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। अगर आप बिल्कुल छोड़ देते हो, ट्रेड में कुछ नहीं करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर नहीं हो। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो क्या आपने खरीदा और छोड़ दिया, वो किसी भी प्राइस पे जाए, आपको उससे मतलब। तो उसमें तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट अलग ढंग से होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो और आपके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जाने लग गया, तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उसमें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपको मार्जिन कॉल आएगी या फिर आपका लॉस काफी ज्यादा होगा, तो वहां से रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो
ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला बंदा होगा वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे यार कोई भी फंडामेंटल या भी जो भी मैं अभी बोल रहा था, जिस बेस पे मैंने यहाँ पे बाई किया था वो अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? उसी हिसाब से एज इट इज है सब कुछ, तो यहाँ पे प्राइस को आज नहीं तो कल ऊपर आना ही होगा, मतलब वो ऐसा सोचते हैं आना ही होगा। तो इस यहीं पे वो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो कहीं पे भी जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा ऊपर जा रहा है तो भी वो कहीं पे भी जा सकता है, उसकी कोई वो नहीं है गारंटी कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? या फिर अगर आपने यहाँ पे बाई कर रखा है तो वो कितना भी नीचे जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे नीचे नहीं जा सकता। हाँ, 0 से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, और या फिर फंडामेंटल एनालिसिस या मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस। यहाँ पे आपको टेक्निकल का ही वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको चार्ट खोल के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पीएनएल में लॉस दिखा रहा है तो आप चार्ट खोल के देखोगे ही। तो आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट है, जैसे आपने इस केस में ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने शॉर्ट मारा है, ठीक है? उसके बाद प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा यार लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगा? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो लाइन खींचोगे कि हाँ यार इसके ऊपर निकल गया तो मैं यहाँ से इस चार्ट से निकल जाऊंगा, या फिर यहाँ पे नीचे आया अगर वापस ये इसके हाई को तोड़ देता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है? या फिर कुछ लोग क्या है ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, कहेंगे ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो मैं निकल जाऊंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में यही किया जाता है दोस्तों, यही जो हम करने की कोशिश करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, हम मतलब कि टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, वो यही करने की कोशिश करते हैं, वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर अगर जाता है तो मेरे को यहाँ से एग्जिट कर देना है, या इसके नीचे आना है तो मैं अपना यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा, या फिर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, या जो भी है उसके हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करूंगा। तो आपका क्या है कि यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस से अगर हम बात करें कंपैरिजन में, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम आती है जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि आपको चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट पे एनालिसिस करोगे तो वही टेक्निकल एनालिसिस है कि चार्ट को देख के आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है? और कई लोग कहेंगे नहीं यार ये आज नहीं तो कल तो ऊपर आएगा ही आएगा, तो मैं अपना प्रॉफिट, तो पहली बात तो अगर ये जितने टाइम नीचे रहा उतने टाइम आपका पैसा फंसा रहा, ठीक है? और इस पैसे को आप कहीं और लगाते तो शायद आपको कुछ और रिटर्न मिल जाता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा लॉस हो रहा है, आपका इतना देर तक आपका पैसा फंसा हुआ वो भी एक तरह का लॉस ही है, ठीक है? बिना रिटर्न के अगर यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे आप निकल भी गए, अगर ऊपर आता है बाद में और उसमें लग गया 1 साल 1.5 साल, तो आपका क्या है कि 1 डेढ़ साल आपका पैसा वहाँ पे बेकार रहा, ठीक है? और वो भी आ जाता है तो बोलना, नहीं आया तो आप पता नहीं कब बेचोगे। दूसरी बात, अगर यह मान के चल रहे हो कि आप ये नीचे नहीं जा सकता, एक लिमिट के बाद उसे ऊपर आना ही आना होगा या इस प्राइस के पास आना ही आना होगा, और ऐसा मान के चल लो, तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। देखो रिस्क का मतलब यही नहीं होता, रिस्क रिवॉर्ड और यही सब नहीं होता। रिस्क अगर बेसिक मतलब समझोगे ना, तो एक्चुअली देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक रास्ता जा रहा है, रिस्क एक्चुअल में होता क्या है वो समझने के लिए आप समझो, यहाँ से कई सारे और रास्ते इससे निकले हुए हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे हमने क्या देखा, एक रास्ता यहाँ से आ रहा है और यहाँ से कई सारे रास्ते हैं, ठीक है? अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे है तो वो यहाँ पे भी जा सकता है, 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 यहाँ पे भी जा सकता है। तो ये क्या है दोस्तों, इतनी सारी इसकी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है? और ये हर पॉसिबिलिटी की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ आपको, सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा एक रास्ता चूज़ कर लेता है, अगर यहाँ पे बस एक ही रास्ता होगा, मान लिया एक तो ये है और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक ही रास्ता है, ठीक है? इसी रास्ते पे चलना है, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही आउटकम पॉसिबल है और यहाँ पे रिस्क है। अगर आप यहाँ पे किसी भी रास्ते पे बैठ करते हो कि इस रास्ते पे जाएगा, इस रास्ते पे जाएगा, इस रास्ते पे जाएगा, तो आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पॉसिबिलिटी कई सारे आउटकम की है। तो रिस्क का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे रिस्क का मतलब ये हुआ कि वो पॉसिबिलिटी होती है रिस्क, कि वहाँ पे कई सारे और आउटकम हो सकते हैं उसके, ठीक है? तो इसी वजह से रिस्क होता है। जब आउटकम एक ही होगा, अगर एक ही आउटकम श्योर है कि यही होगा, तो वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। वहाँ पे क्या 100% श्योर है। आपने अगर मार्केट में देख रहे हो तो मार्केट में आपको कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे कोई रिस्क है ही नहीं, वहाँ पे आप भरपूर पैसे लगाओ, भरपूर पैसे कमाओ। लेकिन अगर मार्केट में पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे रिस्क है। तो रिस्क, अगर आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी को मना कर दे रहे हो कि मतलब ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि आप रिस्क को मना कर रहे हो, ठीक है? और रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। रिस्क आप किसी भी कंडीशन में एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज़ ही कर सकते हो, ठीक है? तो मिनिमाइज़ करने के लिए क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम आता है कि आप अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करोगे। सेम कंडीशन है, यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे नीचे कोई एक सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। भाई इसके नीचे निकल गया, तो ज़्यादातर चांसेस है कि जिसने भी यहाँ पे बाई किया होगा इस लॉन्ग टर्म सपोर्ट से, तो वो भी एग्ज़िट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका भी स्टॉक
लॉस में दिखाएगा, ठीक है? उनकी वो ट्रेड लॉस में दिखाएगी तो वो भी एग्ज़िट करना शुरू करेंगे, तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो क्या करना है, आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके चलना है, तो आप या तो ये कर सकते हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप, इसको ट्रेड को फ्लिप कर सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस से सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें ना आपको ट्रेड को बहुत जल्दी मतलब आप फ्लेक्सिबल रहते हो, ठीक है? थर्ड चीज़ क्या हुई, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब मैक्रो एनालिसिस करके आप ना आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ला सकते हो कि वो डेटा बहुत जल्दी चेंज होते नहीं है, और वो डेटा क्या है ना, और जो भी डेटा और इवेंट्स का आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो लिमिटेड है। अगर हम कह सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है भी ना, तो भी उससे एक आउटकम डिसाइड करना कि ऐसा ही होगा सारे उससे, वो बहुत मुश्किल है, और उसको टाइम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? तो उसको पहली बात तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, अगर डिसाइड कर भी लेते हो तो उसको टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज़ के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम के ट्रेडर हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, एक बात मैं आपको एक और बताता हूँ, सीक्रेट टाइप की बात है कि मतलब जितने भी पैसे आपको ना कोई भी मतलब पैटर्न है, कोई भी कुछ वो है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे बना कोई दोस्तों डबल बॉटम, ठीक है? तो जितने पैसे आपको इस डबल बॉटम के डायरेक्शन में ट्रेड करने में नहीं कमाए जाएँगे, उससे कई ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो जब ये पैटर्न फेल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। अगर आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो, आपने तुरंत अपनी ट्रेड यहाँ से बाई की हटा के यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले ली, ठीक है? या आपने स्टॉप लॉस लगाया, जैसे आपने ऊपर के लिए लिया 1 लॉट, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाया 2 लॉट का। तो अगर क्या होता है, अगर ये रिवर्स करके भी जाता है ना, तो आपका 1 लॉट तो इससे हो गया जो आपका बाई का पोज़ीशन था, और दूसरा जो 1 लॉट शॉर्ट के लिए क्रिएट हो जाएगा, तो वो आपको क्या करेगा, थोड़ा बहुत जो आपको कुशन टाइप का दे देगा कि जो आपका लॉस होगा वो कम हो सकता है। तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं हम, और लॉजिकल बात करेंगे। इसमें देखो, अगर डबल टॉप या डबल बॉटम, जैसे ये एग्ज़ाम्पल हमने डबल बॉटम लिया है, ये अपने डायरेक्शन में जाने लग जाता है। तो इसमें क्या है कि इसके ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे आता है और इसको मतलब डबल बॉटम को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि कभी भी आप ध्यान देना, इस यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ टारगेट्स होंगे, ठीक है? तो ये बहुत ऑब्वियस सा पैटर्न है, ठीक है? जितना ऑब्वियस पैटर्न होगा, उतने ज़्यादा उसके यहाँ पे टारगेट लगे होंगे। तो जैसे ही अगर प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा, तो यहाँ पे टारगेट जो लगेंगे, तो वो क्या होंगे, सेलिंग के होंगे, ठीक है? तो वो सेल करना शुरू करेंगे और अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, और इसके नीचे लेकिन क्या होगा, यहाँ होंगे स्टॉप लॉस। ठीक है? तो स्टॉप लॉस जैसे हिट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पैनिक टाइप फटाफट लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी बाई किया हुआ है, यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे कि यार ये हमारा स्टॉप लॉस कट गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आती है। तो कभी भी क्या होता है कि पैटर्न के फेल होने पे आपको ज़्यादा अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो, आप मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल रिजिड टाइप के हो गए कि यार नहीं, मैं तो इसमें ट्रेड चाहे कहीं भी जाए, मैं यही ट्रेड लूँगा। तो आपको क्या है कि यहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो सकता है अगर फंडामेंटल बेसिस पे कर रहे हो, और टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हो तो आप क्या थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रह सकते हो कि हाँ, ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है, तो मेरे को यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है, यहाँ से मुझे शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, तो इसके लिए आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रहते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में जाने लग जाता है, ठीक है? मान लिया प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो आपको हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे भी ट्रेड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बेहतर हो सकती है। क्योंकि आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस को मूव कर रहे हो, तो आपको क्या स्विंग हाई, स्विंग लो तो कम से कम देखना आना चाहिए। तो आपको ये आइडिया रहेगा कि अगर ये स्विंग लो टूटता है, तो मैं यहाँ से अपना कम प्रॉफिट लेके या फिर मिनिमम लॉस लेके निकल जाऊँगा, ठीक है? या फिर मैं आधी पोज़ीशन क्लोज़ कर दूँगा, अगर इस टारगेट तक जाता है। तो ट्रेड मैनेजमेंट में कैसे काम आता है? टारगेट डिसाइड करने में भी काम आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए इसलिए काम आता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप बात करोगे इस पॉइंट की, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी, आप पॉसिबिलिटी में तो मानते हो, प्रोबेबिलिटी में मानते हो, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी इस प्राइस को या इस स्टॉक को ऊपर जाने की, वो सेम प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट पे नहीं होगी, आगे कंटिन्यू करेगी। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है कि प्राइस को ऊपर जाने की, यहाँ पे जितना ऊपर जाता रहेगा, वहाँ पे क्या होगा कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है जनरली स्टॉक, वो दोनों डायरेक्शन में चलता हुआ और ओवरऑल एक डायरेक्शन में जाता है, जिसको हम ट्रेंड कहते हैं, ठीक है? ट्रेंड का भी आपको आइडेंटिफिकेशन चार्ट से ही हो पाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि आपके ऑड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, और आपका काम क्या होता है एज अ ट्रेडर, आपको हमेशा ऑड्स अपने फेवर में रखने हैं, है ना? क्योंकि आपको क्या देखना है, आपका जो लॉस होगा वो मिनिमम रहे और आपको मैक्सिमम
प्रॉफिट ले सकें उसको लेके। तो आपको क्या है कि हमेशा ऑड्स अपने फ़ेवर में रखने हैं, तो आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। तो ट्रेड को मैनेज करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, अगर आप इफ़ेक्टिव ट्रेडर बनना चाहते हो, एक शॉर्ट टर्म टाइम के ट्रेडर बनना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग, इस टाइप की ट्रेड्स करना चाहते हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट की। अब आप चाहे जितनी मर्ज़ी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लोगे, आपको क्या करना होगा, आप स्टॉक या तो बाय करोगे या सेल करोगे। 2 ही डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो आप जो भी अगर मतलब मार्केट में कोई भी बंदा है, उसका जो भी पोज़ीशन लेता है, उसपे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका आगे क्या कंडीशन हो सकती है, वो सब आपको चार्ट पे दिख जाता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने बाय चांस यहाँ पे बाय की पोज़ीशन इस पॉइंट पे आपने कहीं पे भी, जहाँ भी करंट मार्केट प्राइस पे आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोज़ीशन ले भी रखी है, यहाँ पे आप या फिर यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोज़ीशन ले भी रखी है, लेकिन आपकी डायरेक्शन में जब तक प्राइस नहीं जाएगा, तब तक आपको चाहे कितना भी फंडामेंटल चेंज हो जाए, चाहे कितने भी इवेंट्स आ जाएँ, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक आपकी डायरेक्शन में प्राइस नहीं जाएगा, है ना? तो ओवरऑल क्या है कि आपको प्राइस की मूवमेंट तो ज़रूरी है प्रॉफिट के लिए। जब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है? और प्रॉफिट होगा तो उसके लिए आपको प्राइस में मूवमेंट होनी ही पड़ेगी। तो प्राइस में मूवमेंट होगी तो वो आप एक टेक्निकल एनालिसिस वाला पहले डिटेक्ट कर सकता है। एक जो मतलब चार्ट पे बैठा है बंदा, वो पहले डिटेक्ट कर सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बन रहे हैं या फिर यहाँ से एक लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी खुल रही है। तो ये क्या होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस वाला पहले आपको बता सकता है। और दूसरी बात क्या है कि वर्ल्ड में जो कुछ भी होगा दोस्तों, उसका इम्पैक्ट जो भी पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट आपको चार्ट पे दिख जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है कि जो भी मार्केट में ट्रेड ली आ रही है, उसका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, वो हमें चार्ट पे दिख रहा है। यहाँ पे जितनी सेलिंग हुई है और जितनी बाइंग हुई है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। जिस भी दिन की आप बात करोगे, उस दिन का हम देख सकते हैं सेंटीमेंट। आप किसी भी डेट की बात करो, जैसे आप 29 अप्रैल जैसे हमने देखा, 29 अप्रैल को कैसा रहा मार्केट का सेंटीमेंट, हम देख के बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर तो खुली थी, गैप अप के साथ खुली थी, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाई और वापस इसने अपना सारा गेन दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए थे। तो सेलर ज़्यादा हावी हो गए थे, तो यहाँ पे क्या है कि एक बेयरिश सेंटीमेंट टाइप का बना हुआ सेंटीमेंट हमने किससे देखा, हमने चार्ट से ही देखा, है ना? तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपको देखनी है, वो आपको चार्ट पे दिख सकती है, ठीक है? और जब तक चार्ट पे मूवमेंट नहीं आएगी, तो आप कितना भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको तब तक प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक चार्ट पे मूवमेंट नहीं आएगी आपकी डायरेक्शन में या फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जब तक चार्ट में मूवमेंट नहीं आएगी, तब तक आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। चाहे आप कितनी मर्जी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, तो आपको क्या है, चार्ट देखना एक बार को जरूरी रहता ही रहता है दोस्तों, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो हमने क्या क्या डिस्कस किया दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट था टेक्निकल एनालिसिस हमें क्यों जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो हमें सेंटीमेंट देखने को मिल जाता है, इससे हमें मार्केट का सेंटीमेंट पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम इससे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होता है, इससे आप ट्रेड मैनेज कर सकते हो, अपने ऑड्स अपने फेवर में रख सकते हो। 4 पॉइंट आप इसमें फ्लेक्सिबल हो सकते हो। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, आपको मार्केट में चाहे कहीं पे भी वर्ल्ड में कुछ भी होता है, जब तक वो चार्ट पे नहीं आएगा, तब तक आप उससे ट्रेड नहीं कर सकते या उससे प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है। जब चार्ट पे आएगा, तो चार्ट पे ही आप देख के उसको एनालाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो बात हुई केवल प्राइस एक्शन की, हमने ज्यादा बात की क्योंकि मैं भी प्राइस एक्शन पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो उसके बारे में मैं बात करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर पे वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक बैक टेस्ट किया जाए और ये देखने की कोशिश की जाए कि अगर हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे एमएसीडी यूज करते हैं, तो उससे हमें बाई एंड होल्ड जो स्ट्रेटेजी होती है, मतलब बाई करके आप एक बार बैठ गए और उसके बाद से आप अपने, जब तक कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तब तक आप उसको होल्ड कर रहे हो, उस चीज को हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इंडिकेटर से, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो आप भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी इंडिकेटर है, ठीक है, तो उसने अगर यहाँ पे आपको सिग्नल दिया सेल करने का, तो यहाँ से आपको सिग्नल मिला बाई करने का, ठीक है। तो आपने यहाँ से बाई किया, यहाँ पे सेल का सिग्नल मैंने सेल कर दिया। उसके बाद से जब तक आपको अगला बाई का सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक आपको बाई नहीं करना है। तो चांसेस हो सकते हैं कि ये थोड़ा सा और ऊपर गया, वहीं से रिवर्सल नहीं आया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आया और फिर अपनी डायरेक्शन में जाने लग गया, ठीक है। तो आपको यहाँ कहीं सिग्नल मिल गया या यहाँ कहीं सिग्नल मिल गया, कहीं पे भी आपको सिग्नल मिल गया दोबारा बाई करने का, तो आपने यहाँ पे दोबारा बाई कर लिया। उसके बाद से कहीं पे भी आपको सेल का सिग्नल मिला, वहां आप एग्जिट करके। तो इस स्ट्रेटेजी और दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे कि हम किसी इंडिकेटर से, जैसे जैसे हम एमएसीडी की बात करें, तो एमएसीडी क्या है कि अगर हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल दे रही है, तो हमें यहाँ पे सेल कर देना है और उसका दोबारा हमें बाई तब करना है, शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे हम बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ शॉर्ट नहीं करना, केवल हमें बाई बाई की ट्रेड लेनी है। लेकिन बाई की ट्रेड हमें तभी लेनी है जब हमें एमएसीडी या फिर आरएसआई, कोई भी इंडिकेटर हमें यहाँ पे बाई की ट्रेड बता रहा है, और सेल तब करना है
जब यहाँ पे मतलब कोई सेलिंग का सिग्नल आ रहा है तो हम वहाँ पे सेल करके अपना एग्जिट कर देंगे और जब तक नेक्स्ट बाई का सिग्नल नहीं आएगा तब तक बाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें से कौन-सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, 1-2 साल की बात करते हैं तो, ठीक है? तो इस पे हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लग सकता है दोस्तों, डिफरेंट स्ट्रैटेजी को हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का सही रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आगे आने वाले टाइम में इस टाइप की सीरीज भी बनाएँगे कि जिसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी को हम कंपेयर किया करेंगे बैक टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।